गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ताज़ा ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भाषा के अंतर्गत क्षेत्रीय बोलियों को पढ़ेंगे। साथ ही संविधान में हिंदी का क्या स्थान है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जिन्होंने भी हमारे पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो जिससे आपको आज की वीडियो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। जिन्होंने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पिछले वीडियो में हमने क्षेत्रीय बोलियों का वर्गीकरण के नामों के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो और वीडियो के लास्ट में हमने मॉक टेस्ट भी लगाया है, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। सबसे पहले हम जानते हैं पूर्वी हिंदी के बारे में कि पूर्वी हिंदी की उद्गम कहाँ से हुई है। पूर्वी हिंदी का उद्गम अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र प्राचीन कौशल जनपद है। पूर्वी हिंदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा से हुई है और इसका जो प्राचीन स्थान था, क्षेत्र था, वह कौशल जनपद था। ठीक है। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि पूर्वी हिंदी की जो प्रमुख बोली है वह अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती है। ठीक है। अब अवधी भाषा जो है वो अंचल की बोली को अवधी कहा जाता है। अवधी भाषा के बारे में हम बता रहे हैं कि अवधी जो है वो अंचल की बोली को अवधी कहा जाता है। इसी आधार पर इसका नामकरण अवधी हुआ। ठीक है। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने भाषा के अर्थ में अवधी का संज्ञा का प्रयोग किया था। उसके बाद आईने अकबरी ने प्रयोग किया और पूर्वी हिंदी की बोलियों में यह सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है। अवधी भाषा जो है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? अमीर खुसरो ने, और उसके बाद आईने अकबरी ने प्रयोग किया। और ये हिंदी क्षेत्र की पूर्वी हिंदी की जो बोली है उसमें से प्रमुख बोली क्या है? अवधी को ही माना जाता है। यह बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? फतेहपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबांकी जिले में बोली जाती है। ठीक है। फतेहपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबांकी जिलों में बोली जाती है। भक्ति काल में अवधी का उच्च स्थान रामचरितमानस और पद्मावत है। अगर हम भक्ति काल की बात करें तो रामचरितमानस और पद्मावत में यह भाषा जो है उच्च स्थान दिया गया है इसके लिए। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। और पद्मावत के रचयिता कौन है? तो जायसी। ठीक है। अगला पॉइंट है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की लोरकहा या चंदायन अवधी का प्रथम ग्रंथ है। अगर हम ग्रंथ की बात करें तो लोरकहा और चंदायन जो है वो मुल्ला दाऊद का ग्रंथ है और ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है अवधी भाषा की। ठीक है। अब है नेक्स्ट बोली है इसका क्या है? बघेली। यह बोली बघेल खंड में बोली जाती है, इसलिए इसे बघेल खंडी या बुलंद खंडी भी कहा जाता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि अवधी भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट भाषा है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? यह छत्तीसगढ़ की बोली है। ठीक है। यह छत्तीसगढ़ की बोली है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर जिलों में यह बोली जाती है। फिर है, अब तक पूर्वी हिंदी को हमने पढ़ा। अब है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी क्या है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास सैरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी बोलियों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है, आकार बहुला और ओकार बहुला।
आकार बहुला और ओकार बहुला। अगला पॉइंट है आकार बहुला में हरियाणी और खड़ी बोली आती है। यहाँ जो 2 पॉइंट दिया गया है आकार बहुला और ओकार बहुला, उसमें आकार बहुला जो है वो हरियाणा में हरियाणवी और खड़ी बोली आती है इसके अंतर्गत, जबकि ओकार बहुला में ब्रज भाषा, कन्नौजी तथा बुंदेली बोली आती है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली ब्रज भाषा है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली ब्रज भाषा है, जबकि पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली अवधी भाषा है। अब हम हरियाणवी के बारे में जानेंगे। इस भाषा को बारूक भी कहा जाता है। हरियाणवी बोली को बारूक भी कहा जाता है। इसका क्षेत्र करनाल, रोहतक, पटियाला, हिसार जिंद है। पंजाब तथा कुरुक्षेत्र में भी यह बोली बोली जाती है। हरियाणा जाट बहुल क्षेत्र है और जाटों की बोली हरियाणी है, अतः इसे जाटू बोली भी कहते हैं। हरियाणवी को जाटू बोली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में जाटों की संख्या है। अगला पॉइंट है बुंदेली। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली को बुंदेली कहा जाता है। इसे बुंदेलखंडी भी कहते हैं। बुंदेलखंडी भी कहते हैं। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, ये सारे उत्तर प्रदेश में ललितपुर, ग्वालियर, सागर, छतरपुर, होशंगाबाद, सिवानी मध्य प्रदेश में यह बोली बोली जाती है। कौन सी? बुंदेलखंडी। बुंदेली का प्रमुख काव्य ग्रंथ अल्लाहखंड और छत्र प्रकाश है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्नौजी। कन्नौजी जो भाषा है, बोली है, यहाँ काव्य भी होना चाहिए। प्राचीन काव्य कुंज का आधुनिक नाम कन्नौज है। यह नगर फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। कन्नौजी का क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई और पीलीभीत है। इन सब जगहों में कन्नौजी भाषा जो है, कन्नौजी बोली जो है वो बोली जाती है। ठीक है। अब है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा का पुराना अर्थ पशुओं या गाय का समूह या चारागाह है। ब्रज भाषा का पुराना जो अर्थ होता है वह पशुओं या गायों का समूह या चारागाह है। ब्रज भाषा का पहला ग्रंथ अग्रवाल कवि का पद्युम चरित्र है। पहला जो ग्रंथ जो बना ब्रज भाषा में वह अग्रवाल कवि थे और उनका जो ग्रंथ था वह था पद्युम चरित्र। अगला है ब्रज भाषा के क्षेत्र। ब्रज भाषा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा, मैनपुरी, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, ग्वालियर, गुड़गांव, धौलपुर, भरतपुर और जयपुर, ये सारे जगहों में ब्रज भाषा बोली जाती है। आगे है खड़ी बोली। खड़ी बोली का जन्म 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। खड़ी बोली का नाम प्रयोग 2 अर्थों में होता है, मानक हिंदी के लिए और दूसरा दिल्ली मेरठ के आसपास बोली के लिए। मानक हिंदी में कौन कौन से आते हैं? तो मानक हिंदी में हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी को रखा गया है। ठीक है। खड़ी बोली का क्षेत्र सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद है। अब भाषा के अर्थ में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? तो भाषा के आधार पर खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना गया है। ठीक है।
अब हम संविधान के बारे में जानेंगे कि संविधान में हिंदी को क्या स्थान दिया गया है। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय संविधान सभा की बैठक में लिया गया था। कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है, राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। अब अगला पॉइंट है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा मिला। ठीक है, यहाँ पे संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा मिला। कब मिला? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 343 खंड 1 के अनुसार भारत संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। क्या होगी? यहाँ पे अनुच्छेद 343 खंड 1 के अनुसार ये कहा गया कि भारत संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि जो है उसमें कौन सी भाषा होगी? हिंदी होगी। और संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होगा। अगला पॉइंट है 14 सितंबर 1950 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया राजभाषा के रूप में? तो 14 सितंबर 1950 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला पॉइंट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया है, तो वह है आंध्र प्रदेश। अब हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो हमने यहाँ पे लेकर आया। चलिए, आज का पहला प्रश्न है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन है लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है वह व्याकरण द्वारा होता है, व्याकरण से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई के काम के लिए लाई जाने वाली भाषा। तो मानक हिंदी का जो हिंदी से जो तात्पर्य है वह है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा से। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो भारतवर्ष में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में रखा जाएगा, रखेंगे। अगला प्रश्न है किस राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किया गया? किस राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किया गया? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मद्रास, बंगाल, गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? देवनागरी लिपि को देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 14 सितंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 14 अक्टूबर 1950 ईस्वी में। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर 1950 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपके सामने, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाली कवि का नाम क्या था? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या भारतेंदु? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो खड़ी बोली में जो सबसे पहले रचना किए थे उनका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है ब्रज, भोजपुरी, अवधी या मगधी। किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में, अवधी बोली में लिखा गया है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1950, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1950 ईस्वी में। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया है? संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। ऑप्शन है 343, 343, 345, 347 या 348। सही जवाब बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 343। अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, पैसाची या कैथी? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो हुई है वह ब्राह्मी लिपि से हुई है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।